टीचर मास्टर लेक्चरर, इन वैकेंसीज को लेकर आपको याद होगा बहुत पहले जब स्कूल एजुकेशन विभाग के सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू होते थे, उन्होंने उस टाइम क्लैरिफाई किया था कि एक लंबे समय तक अब जम्मू कश्मीर में टीचर मास्टर और लेक्चरर की वैकेंसीज नहीं आएंगी। उन्होंने उसके पीछे कारण भी बताए थे और ये भी कहा था कि अगर ये कारण नहीं होते तो शायद ये वैकेंसीज आने वाले वक्त में एडवर्टाइज होती। लेकिन अब युवा मेरे साथ मनमोहन सिंह है, जम्मू यूनिवर्सिटी में स्कॉलर भी हैं। मनमोहन का ये कहना है कि अगर टीचर मास्टर और लेक्चरर की वैकेंसीज आपने एडवर्टाइज ही नहीं करनी है तो फिर ये बीएड का तमाशा क्यों? फिर आप बच्चों को वो कोर्सेज करने के लिए क्यों कह रहे हैं जिन कोर्सेज में नतीजतन आपको मास्टर, टीचर या लेक्चरर लगना होता है? अब असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी पोस्ट एडवर्टाइज होंगी? अगर बड़े नंबर में एडवर्टाइज होनी है तो टीचर मास्टर की ही तो होंगी। मेरे साथ मनमोहन है। मनमोहन, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका मूड पॉइंट क्या है? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज़ का मैं एक अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि यूथ के लिए आप हमेशा आगे आते हैं और ये एक बहुत बड़ा इश्यू सिर्फ आज से ही नहीं, ये हमारे पास 2018 से सामने था और 2018 से हमें बिफूल किया जा रहा था, जिसके अंदर जब गवर्नर सत्यपाल मलिक जो है, जम्मू का पूरा कार्यभार उनके पास था, तो उस टाइम पे एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि हमारे पास जो जम्मू कश्मीर के अंदर इसको एक सैक ऑर्डर कहते थे, जिसके अंदर ये था कि हमारे पास जो रहबर तालीम के जो टीचर्स थे उनके मर्जर की बात हो रही थी। बिकॉज उनको कहा जा रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है और इसलिए हमारे पास सेंटर हमें स्पॉन्सर नहीं कर रही है, तो इसलिए हमारे पास इनको मर्जर करना पड़ेगा। तो उस चीज को लेके एक बहुत बड़ा बवाल जम्मू के अंदर हमारे पास हुआ था। यूथ ने बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा लिया था और एक जम्मू के अंदर एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था। और उसी समय चलते हमारे पास सत्यपाल मलिक जी से हमारी 3 मीटिंग्स हुई थी, जिसके ऊपर हमारे पास एक बहुत बड़ा एक डिस्कोर्स हुआ था इस पूरे इशू के ऊपर, जिसमें उन्होंने कुछ हमारी बातों को समझा था, कुछ बातों को हमारे पास साइड लाइन भी किया था और कुछ को हमारे पास वहां पे स्ट्रीमलाइन किया था। तो जिसमें फाइनली जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि जो 50-50 इसमें रहेगा, जो 50% जो है मर्जर किया जाएगा और जो रेस्ट हमारे पास 50% है वो हमारे पास जो न्यू यूथ को हमारे पास अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो उस चीज से भी हमें सहमति नहीं मिली, क्योंकि हमने कहा कि एक हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ यूथ हमारे पास है और जो आरटीज यहाँ पे जो ऑलरेडी एंगेज्ड हैं तो उनको आप 20% में आप इसको मर्ज करते रहें, ताकि वो भी हमारे पास उनका भी लगा रहे और जो हमारे पास जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो जिस प्रोडक्टिविटी को हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और इनोवेटिव अप्रोच हम उसमें एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो भी हमारे पास साथ साथ चलती रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ, हम जो हमारी लास्ट मीटिंग जब हुई, लास्ट मीटिंग में सत्यपाल मलिक जी ने इस चीज को क्लेरिफाई कर दिया। उन्होंने एक आश्वासन भी दिया, हमें प्रॉपर आश्वस्त किया कि आप जाइए और ये चीज जो है 20% रिक्रूटमेंट जो है वो आरटीज की होगी, आरटीज को जनरल लाइन किया जाएगा और जो हमारे पास रिमेनिंग 80% है, 80% यूथ को हमारे पास यहाँ पे चैनलाइज किया जाएगा, उसके लिए पोस्टें रिक्रूट होंगी, हमारे पास एडवर्टीज होंगी। लेकिन उस टाइम के बाद आज हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास अभी जो परसों भी अभी हमारे चेयरमैन सर जो पीएससी के, उनके मुख से भी ये चीज़ हमें देखने को मिली और उन्होंने बहुत प्राउडली इस चीज़ को कह दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो +2 लेक्चरर, जिसके लिए हमारे पास बच्चे काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का एम्बिशन है, टीचर है, टीचिंग इज नॉट ओनली अ प्रोफेशन, ये बहुत सारे लोगों का एम्बिशन होता है। और पिछले 2015 से लेकर अभी 22 से 7 साल हो गए सर, अभी तक टीचर की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। और 15 से लेकर अभी तक हमारे पास 2 साल का कोर्स है, जो बीएड जो हमारे पास पहले 1 ईयर का हुआ करता, तो 2015 के बाद जो है भाई हमारे पास 2 साल का है। तो 2 साल का कोर्स करने में हमारे पास बच्चे का एक तो 2 साल वेस्ट हो रहे हैं, लाखों रुपए बच्चे वहां पे खर्च कर रहे हैं और 15 से लेकर अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। लेकिन मनमोहन, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो एक सत्य बताया, उन्होंने ये कहा कि जी लेक्चरर की पोस्टों को लेकर तो ऑलरेडी सरकार क्लियर कर चुकी है जी, हमारे पास वैकेंसीज होंगी तो हम पोस्टों को एडवर्टाइज करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चे आरईटी से रेगुलराइज हो रहे हैं उनके कारण जो पोस्टें फिलअप हो रही हैं, अगर नहीं है सरकार के पास वैकेंसीज तो वो आपको एडजस्ट करें तो करें कहाँ? लेकिन सर सबसे बड़ी बात है, देखो हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टन इश्यू, सर्टन डिपार्टमेंट्स, बट एजुकेशन हमारे पास एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आप किसी भी लेवल का रिस्क नहीं उठा सकते। आज के टाइम पे अगर आप हमारे पास जो गवर्नमेंट जो एनईपी 2020 जो हमारे पास जो पब्लिश हुआ था उसको आज इंप्लीमेंट करने की बात करती है। और अगर आप हमारे शिक्षा का स्तर देखें, सबसे अगर डिग्रेडेड हमारे पास जो सिचुएशन हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर है तो वो हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट जहां से मतलब एक बच्चा हमारे पास इंजीनियर जाएगा, वहां जहां से आप इनोवेशन एक्सपेक्ट करते हैं, जहां से आप डिस्कवरीज एक्सपेक्ट करते हैं, जहां से आप जो है नई नई चीजें आविष्कार वहां पे चाहते हैं, तो वो कैसे आएगा? हाउ इट कुड बी पॉसिबल?
मतलब आप उसी हमारे पास एक घिसे पीटे सिस्टम के साथ आप चल रहे हो, और न्यू यूथ जो है वो हमारे पास यहाँ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, उसको हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मतलब जो चीजें आपको सबसे प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए उसके ऊपर हमारे पास कोई बात नहीं कर रहा है। अभी हमारे पास इलेक्शंस आने वाले समय में, नॉट इवन अ सिंगल पॉलिटिशियंस किसी भी पार्टी से हो, मतलब किसी का मैनिफेस्टो में एजुकेशन है ही नहीं। मैं समझ गया, लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा है कि जब आप ही के साथी हैं, वो आप ही के भाई हैं, आप ही के रिश्तेदार हैं, आप अपने गांव में जाएंगे तो कोई ना कोई आपका रिश्तेदार भी रहबे तालीम में लगा होगा। अगर सरकार कहती है कि उन लोगों के कारण ये वैकेंसी सारी फिलअप हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा बाद में कुछ नहीं, तो हम एडवर्टाइज कैसे करें? तो मतलब मैं इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। तो सर सबसे बड़ी बात है, तो मतलब वाई इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इतने बड़े बड़े हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव्स, वो किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? मतलब क्या उनके माइंड में फ्यूचर जनरेशन को लेके कोई ऐसा कुछ बना नहीं उनके माइंड में? लेकिन 80-20 वाली पॉलिसी को तो किसी ने माना ही नहीं। जैसे 80% नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे, 20% उन लोगों को रेगुलराइज करेंगे। उसमें आरटीएस का भी ये सवाल था कि जी 20% आपको कैसे करेंगे एक ही बैच में? मतलब अगर 2011 में जितने आरटी लगे हैं, ऐसा कैसे है कि आप 2011 के कुछ को आप जल्दी क्या कहते हैं उन्हें रेगुलाइज करेंगे, कुछ को बाद में करेंगे, कुछ को बाद में करेंगे, कुछ को बाद में करेंगे? वो तो मुमकिन नहीं है। तो अब वे आउट क्या है इसका? देखिए सर, जो हमारे पास जो गलतियां 2002 में इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी, इस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट्स हुई थी, अगर उस टाइम पे किसी एक सरकार ने अगर गलती की है तो उसका खामियाजा आज के यूथ को नहीं भुगतना है। हमारे पास बहुत सारे आपके पास वे आउट्स हैं। आप किसी भी तरीके से जो न्यू यूथ है उसको चैनलाइज करो, या तो फिर सीधा कह दो कि हमारे पास 2032 तक जो है हमारे पास टीचिंग डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसीज नहीं है। जो हमारे पास +2 लेक्चर के जो एस्पिरेंट्स हैं, या जो हमारे पास जो टीचिंग प्रोफेशन के जो हमारे टीचर के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको बोल दीजिए कि आप प्रोफेशनल बीएड को बंद कर दीजिए। तो फिर ये लोगों को या यूथ को बिफूल करने वाली बातें क्यों? हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास ये अमेंडमेंट्स हैं, हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग है, प्राइमरी को हमने चेंज किया है। क्या है कहां पे? अगर आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, जैसे 5+3+3+4, ये हमारे पास प्री प्राइमरी स्टेज में आपके पास जो है आपको एक स्पेसिफाइड टीचर्स चाहिए, उसके लिए एक्सपर्ट टीचर चाहिए आपको, उसके लिए जो हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं। बट गवर्नमेंट जो है मतलब उस चीज के ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, आप कहीं से भी कर लीजिए अब लेकिन आपको हमने ले लिया है, अब आप कहीं से भी जाके आप एक कोर्स की एक डिग्री सर्टिफिकेट ले लीजिएगा और फिर आप टीचर हैं। मतलब व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग इन आवर स्टेट। और इतना बड़ा यूथ, लार्ज नंबर ऑफ यूथ, हजारों की तादाद में हमारे पास हर साल जो है बच्चे बीएड कर रहे हैं, लेकिन उनके बीएड करने का फायदा क्या है? बच्चों को सिर्फ बेवकूफ किया जा रहा है। उनके जो हमारे पास फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ सरकार कह रही नहीं, कह रही कि ठीक है अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है, आपने बीएड किया, एमएड किया है, दुकान खोल लीजिए। सरकार कह रही है। दिस इज व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज। जो हमारे पास जो चीजें है ना, प्रोफेशन बाय चॉइस एंड प्रोफेशन बाय चांस। मतलब आप किसी भी चीज में बाय चांस अगर आप घुसते हैं तो यू कैन नॉट गिव द प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ दैट। आपने एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कोर्स बनाया है, पहले तो 1 साल का था, फिर उसके बाद और अच्छा करने के लिए 2 साल बना दिया। इसमें प्रोजेक्ट वर्क डालेंगे, असेसमेंट। सरकार कह रही है ना बीएड करके दुकान खोल लीजिए, दुकान चलाइए। सबसे बड़ा मैं यही चीज कह रहा हूं कि क्या फिर हमारे यूथ को यही एक्सेप्ट करना है कि हमारे पास बीएड करो उसके बाद दुकान खोल दीजिए? मतलब बीएड करने का जो स्पेसिफाइड रीजन क्या है? मैं बीएड करके इंजीनियर थोड़ी ना बनूंगा, बीएड करके तो डेफिनेटली आई विल बी अ टीचर। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन आज के टाइम पे कितनी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन है। कोरोना टाइम पे आप देख लीजिए। मनमोहन, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा कि जब मैं बीएड की बात करता हूं, और मैंने बीएड करते हुए लोगों को देखा है, चार्ट किस तरीके से बनते हैं, जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल होता है, वो ट्रेनिंग के पूरे मॉड्यूल को मैंने देखा है, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीएड होना चाहिए था उस तरीके से होता है? और दूसरा, जो ट्रेनिंग एंटिसिपेट आप करते हैं कि एक टीचर को बीएड करने के बाद मिलेगी, क्या वो ट्रेनिंग टीचर करता है? क्योंकि मैं इसका, वो कहते हैं ना कि आई विटनेस हूं, जो फॉर्मूले बीएड में बताए जाते हैं वो प्रैक्टिकल क्लासरूम में नहीं होते। सर मैं खुद एक बीएड करके आया हूं, मैंने भी बीएड किया हुआ है मास्टर्स के बाद। तो मेन चीज क्या है कि अब वो आपने क्यों बीएड किया? ऑब्वियसली सर, टीचिंग प्रोफेशन के लिए। तो अब तो सरकार कह रही टीचर की पोस्टें हमारे पास नहीं है, तो अब क्या? तो यही चीज मैं आपके माध्यम से ये चीज कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो गवर्नमेंट को जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं, एक स्पष्ट आप इस चीज को कर दीजिए ताकि यूथ को एक ठंडी छाती हो जाए उसकी कि ठीक है भैया आप कुछ नहीं होने वाला। आप कह रहे हो बीएड कॉलेज बंद, बीएड कॉलेजेस बंद कर दे। जब आपने यूथ को लेना ही नहीं है वहां पे, जब आपने, ये तो चीज क्लियर है। या अगर मैं इसके अगर एस्टिमेशन भी करें, अगर 1 साल में अगर आप 600 पोस्टें भी निकालते तो भी आप जो 12 साल से पहले आप टीचिंग डिपार्टमेंट में कोई न्यू रिक्रूटमेंट नहीं कर पाओगे। मतलब मैं कहता हूं कि इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के आई सीरियसली फील शेमफुल कि हमारे पास इतने बड़े गवर्नर ऑफ अ स्टेट, एट द टाइम इंडिया जम्मू एंड कश्मीर वाज अ स्टेट, इतने बड़े ओहदे पे बैठ के मतलब आपकी इतनी फल्सिफाइड स्टेटमेंट देते हो आप।
उन्होंने आपसे वादा किया था 80-20 तीन बार हमारी मीटिंग्स हुई और शायद आई होप कि अगर गवर्नर ऑफिस में अगर रिकॉर्ड्स होते होंगे तो अगर आप वहां पे रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आई थिंक मेरी अभी फेसबुक प्रोफाइल पे वो सारे वीडियोस वहां पे पड़े हुए हैं। उस चीज को भी अगर कभी ऐसी बात आए तो हम वहां पे उस चीज को बताएंगे। मतलब क्लियर स्पष्ट किया था मेरे पास, मेरे 6 साथी यहाँ पे थे। मनमोहन ये भी बताना, यूजुअली तो ये होता है कि आप पढ़ाई करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बीएड के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्या बीएड का जो कोर्स आप करते हैं वाकई वो कोर्स एक टीचर को टीचर बनाता है? ये समझना सर, ऑब्वियसली सर, जब आप बीएड करते हैं तो वहां से आप जो फॉर्मूले आपको दिए जाते हैं वो तो क्लासरूम में एप्लीकेबल नहीं होते। जो आप मतलब मैंने देखा ना, चार्ट बनाना, ये बनाना, वो बनाना, वो सारा मैंने बीएड के जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जब टीचर स्कूल में आते थे तो मैं देखता था उनको, बेचारे वो क्या कर रहे होते थे, हम कुछ और कर रहे होते थे, वो कुछ और कर रहे होते थे। ऐसा नहीं सर, जब आप प्रोफेशनल कोर्स करके आते हैं तो उसको बिल्कुल उसको अप्लाई भी करते हैं। आई एम ऑल्सो टीचर राइट नाउ, अभी मैं टीचिंग में ही हूं। और जो चीजें मैंने पढ़ी, देखो आपके हाथ में जो रजिस्टर होता है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जब रजिस्टर टीचर के हाथ में होता है उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। एक पर्सन जो हमारे पास बीएड करके आता है, वो रजिस्टर जब हम क्लास में लेके जाते हैं ना, बीइंग अ क्लास टीचर, जब मैं रजिस्टर लेके जाऊंगा तो सबसे पहली बात क्या है कि बच्चे का अटेंशन जो है मेरी ओर आ जाएगा। क्योंकि बच्चे का जो माइंड सेट होता है कि अगर मेरे पास रजिस्टर है तो सबसे पहली बात, क्योंकि क्लास के अंदर क्योस पड़ा हुआ है, लेकिन जब एक प्रोफेशनल टीचर जब एक क्लास के अंदर एंटर करता है तो उस एकदम से बच्चों की अटेंशन जो है हमारे पास उस रजिस्टर के, व्हेन वी यूज्ड टू से दैट नाउ अटेंड योर रोल कॉल्स, एकदम से क्लास के अंदर सन्नाटा छा जाता है। एक क्या होता है कि मतलब एक हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है वो हमारे पास टेक प्लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, जब आपने लेक्चर प्रिपेयर करना है तो आपके पास लेसन प्लान है हमारे पास। सपोज मुझे आज डेमोक्रेसी पढ़ाना है या मुझे कुछ भी पढ़ाना है तो सबसे पहले मेरे माइंड में पहले उसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। मुझे डेमोक्रेसी को डायरेक्टली ऐसे नहीं जाऊंगा, बेटा डेमोक्रेसी ये है, बेटा ये है। डेमोक्रेसी से पहले बच्चों को हमारे पास बताना है कि वेयर वी आर लिविंग, इन विच वी कंट्री वी आर सपोज टू। हमने डायरेक्ट बच्चे को वहां पे नहीं लेके आना है, हमें बच्चे को मोटिवेट करना है। लेकिन मनमोहन, आप बीएड की ट्रेनिंग करते हैं, एमएड करेंगे, उसके बाद फिर आप मान लीजिए सरकारी स्कूल में टीचर लग जाते हैं, मास्टर लग जाते हैं, फिर आता है कंपैरेटिव एनालिसिस। एक प्राइवेट स्कूल में काम करने वाला टीचर, अब तो बीएड वहां भी मैंडेटरी है, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े सारे टीचरों ने 10-10 साल स्कूल में पढ़ा लिया और फिर 11वें साल में जाकर उन्होंने बीएड की है, एमएड की। प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूं। और जो 10 साल उन्होंने पढ़ाया उनका रिजल्ट, जो 10 साल उन्होंने क्लास कंट्रोल और ये सब चीजें उनकी एग्जेम्पलरी होती थी, और लोग बाहर मिसालें देते थे कि देखिए जी फलां टीचर बड़ा कमाल का टीचर है और बड़ा जबरदस्त। तो आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या आप इस बात को मानेंगे कि जितना ज्यादा पढ़ाई करके, जितनी ज्यादा काबिलियत के साथ सरकारी स्कूलों में टीचर लगे हुए हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छा प्राइवेट स्कूलों के टीचर परफॉर्म कर पाते हैं? इसका कारण क्या है? आप तो सारी ट्रेनिंगें लेकर सरकारी स्कूल में आते हैं और वो तो इतनी ट्रेनिंगें नहीं लेते, तब भी सरकारी प्राइवेट स्कूल में है और आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर, सबसे पहली चीज इसके लिए होती है अकाउंटेबिलिटी, योर लाइबिलिटी। आप हाउ मच यू आर अकाउंटेबल। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आप इसको बाकी स्कूल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो एवरी डे यू हैव टू पॉलिश योरसेल्फ। कभी हमारे पास आपके पास क्या है, आपको बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो पेरेंट्स के साथ हम सबसे बड़ी चीज इसका जो एक ही चीज है सर जो मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप देखो कभी पीटीएम नहीं होता है। पेरेंट्स इज नॉट अवेयर ऑफ द उसका बच्चा कर क्या रहा है। ठीक है, ये बीएड में नहीं पढ़ाते आपको कि भाई पेरेंट टीचर मीट होनी चाहिए? ये नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूल के टीचरों को कि भाई पेरेंट टीचर मीट जरूरी है? जाहिर सी बात है सर, एक बच्चे को बिल्ड करने में हमारे पास दो ही लोग हैं, एक हमारे पास पेरेंट और दूसरा टीचर है। किसी कितना भी बच्चा, कैसा भी बच्चा है, इन दोनों का जब हमारे पास एक कंबाइंड, एक कोलैबोरेटिव मैनर में जब ये दोनों आगे चलेंगे तो तभी जाके बच्चे की आउटकम आती है। और शास्त्री जी की एक बात मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने कहा था कि अगर आप भारत का भविष्य अगर आप चेंज करना चाहते हो, हम कहते हैं ना यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे लोग जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे, केवल दो लोग, एक टीचर और एक पेरेंट, अगर ये दोनों अगर आपस में तालमेल के साथ आगे चलेंगे तो भारत के अंदर की जितनी भी कुनीतियां हैं वो सारी हम एरेडिकेट कर सकते हैं। बिकॉज ये दो ऐसे लोग हैं जो हमारे पास जड़ों से जुड़े हुए हैं, टीचर और पेरेंट। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं मनमोहन, वो कह रहे हैं कि क्या लोग रिटायर नहीं हो रहे, क्या लोग प्रमोट नहीं हो रहे? रिटायरमेंट और प्रमोशन के कारण तो वैकेंसीज क्रिएट होनी चाहिए, वो वैकेंसीज कहाँ जाती हैं? अनफॉर्चुनेट इज दैट कि सर अब वैकेंसी अभी हमारे पास में उस टाइम की जब हम बात करें, जब रिक्रूटमेंट्स आई थी, एक बल्क में हमारे पास टीचर की रिक्रूटमेंट्स आनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे जो मर्जर हुआ, जो हमारे पास रहबर तालीम और सर्व शिक्षा अभियान के साथ, ये सारा का सारा इन्होंने एकदम से, जैसे हम कहते हैं ना, अब ये चीज अच्छी नहीं रहेगी बोलना, देखो हर एक व्यक्ति का अपना एक ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, कोई भी चीज है ना इधर से उठा के एकदम से फेंक
दिया अपने सर से, वो बला को टाल दिया। ये ऐसा यहाँ पे हुआ कि भाई ठीक है, ये रोज हमारे पास यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको कर दो। मतलब उस टाइम में इस चीज के समझ नहीं आती। वैकेंसीज कितनी थी उस वक्त जब आप गवर्नर से मिल रहे थे, या गवर्नर से 3 बार आपकी मुलाकात हुई सत्यपाल मलिक से, उस टाइम आपको सरकार क्या बता रही थी, कितनी वैकेंसी? अभी मुझे ओवरऑल नहीं मालूम है, लेकिन डोडा के अंदर हमारे पास 475 जो हमारे पास जो वैकेंसी जो थी वो 475 वैकेंसी। कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 2016 की बात है, 2016-17 में। यस सर। तो उसके वो भी एडवर्टाइज नहीं हुई? इसके ऊपर हमारे पास असेंबली में भी बात हुई थी, वो भी एडवर्टाइज नहीं हुई? वही एडवर्टाइज होनी थी। और उसके बाद ही हमारे पास इस सैक ने ऑर्डर निकाल दिया कि ये जो रिक्रूटमेंट है हमारे पास यहाँ पे नहीं होंगी। मतलब सबसे बड़ी चीज सर ये है कि आप एजुकेटेड यूथ को कैसे डिप्राइव कर सकते हैं? आप ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, आप बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मतलब जहां से आपको एक देश का भविष्य निकलना है, उस सेक्टर में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स, क्या हमारे पास पॉलिटिशियन? देखो, जब जितने भी अभी हमारे पास इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस में क्या होगा? इलेक्शंस में हमारे पास कोई इधर की इधर फेंकेगा, कोई यहां की यहां फेंकेगा, लेकिन जो रूट कॉज है उसको कोई टच नहीं करेगा। रूट कॉज क्या है? कभी आप पानी की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, बेसिक चीजें बातें होती हैं, लेकिन कोई भी पर्सन जम्मू कश्मीर में खास तौर से, इतने बड़े बड़े हमारे पास चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हमारे पास डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बट उनके मुंह से एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके एक लफ्ज नहीं निकलता है। मतलब जिस चीज के ऊपर आपको रोज यहाँ पे डिस्कोर्स होना चाहिए, न्यू इनोवेटिव थिंग्स के ऊपर डिस्कस करना चाहिए, आपको रोज ये जो आपका डिपार्टमेंट है ये रोज हमारे पास सुर्खियों में होना चाहिए आपके पास ये। लेकिन अब आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप फाइनली चाहते क्या, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए सर, हम ये चाहते हैं कि कोई भी वे आउट निकालिए। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर द पॉलिसी मेकर, यू हैव डिग्रेडेड द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूथ। और जो हमारे पास, या तो आप बीएड कॉलेजेस को स्पष्ट तरीके से बंद करें, या फिर यहाँ पे जो न्यू रिक्रूटमेंट के लिए हमारे पास कोई आप वे आउट निकालें, जहां से हमारे पास रेगुलर बेसिस के ऊपर टीचिंग डिपार्टमेंट में +2 लेक्चरर और जनरल लाइन टीचर्स की वैकेंसीज को आप ओपन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि यहां पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करता, मैं कहता हूं इट इज अ स्टेट ऑफ एनार्की, एंटायरली chaos एंड कंफ्यूजन इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। और आई विल अपील द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द यूथ, दोज हु आर द एस्पिरेंट्स ऑफ दिस एजुकेशन डिपार्टमेंट, जस्ट रेज योर वॉइस, बिकॉज गवर्नमेंट जो है बिल्कुल डीफ एंड डम है, और हमें ही इस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए, और जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। और जितने भी बच्चे हमारे पास, चाहे वो हायर एजुकेशन में है या हमारे पास जो टीचिंग डिपार्टमेंट में है, वहां पे ये अपनी सभी ग्रीवेंसेस सेल के अंदर डालें, और एक पब्लिक इसका एक ओपिनियन बनाएं कि हमारे पास गवर्नमेंट की जो गलत नीतियां हैं ये जो उनको हमारे पास उजागर करके पब्लिक डोमेन में लाएं, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारे पास बैकबोन है कंट्री का, उसको इस तरह से तबाह होने ना दें। अगर आज नहीं कि अगर आज इसके ऊपर बात नहीं हुई तो आने वाले समय में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, मुझे लगता है कि ये बंद ही हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें रिक्रूटमेंट नहीं होगी, वही हमारे पास इसके ऊपर जाले लगे रहेंगे, और वैसे के वैसे। अगर आप सर, एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहां पे हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमारे पास पुपिल टीचर रेशो होता है। अगर आप स्कूल्स को अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक टीचर के अंदर हमारे पास कितने बच्चे आते हैं? 20 स्टूडेंट्स। अगर एक स्कूल के अंदर हमारे पास 10-10 टीचर बैठे हुए, 7-7 टीचर बैठे हैं, और बच्चे हमारे पास 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे बैठे हुए वहां पे, वाई दिस थिंग्स आर नॉट इन द इंक्वायरी? तो मैं कहता हूं हर चीज को इलेक्शंस के साथ और वोट बैंक के साथ नहीं जोड़िए। अगर आप सच में अगर कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, आप अपनी स्टेट को प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव वे में आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपने जो रूट कॉजेज हैं उनको आप उजागर करें, और इसके ऊपर हमारे पास हमेशा एक डिस्कोर्स होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो यूथ की जो प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाए। अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे फिलोसोफर, अच्छे साइंटिस्ट जो है वो हमारे पास बाहर निकले। सर, वी आर द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट बोलते हैं एक्चुअली कंट्री को, तो सबसे बड़ी स्टेट इंडिया है, जहां सबसे ज्यादा इंजीनियर्स निकल रहे हैं। बट हमारे यहाँ पे जो क्या हो रहा है, हमारे पास कोई इनोवेशन हो रही है, कोई डिस्कवरी हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? और चाइना के अंदर एक इंजीनियर जो है वो हमारे पास हर एक साल जो है हमारे पास एटलीस्ट वो एक फोन तो बना ही सकता है, एक इंजीनियर। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे क्यों नहीं है? बिकॉज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक डेडलॉक है। इस डेडलॉक को रिमूव करना होगा, अन्यथा जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे पास बिल्कुल एक अंधेरे में जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनमोहन। आपने साफ तौर पर इनसे 2 बातें मनमोहन सिंह से सुनी। पहली बात तो ये कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर, लेक्चरर और मास्टर की वैकेंसीज जो हैं वो एक लंबे समय से नहीं निकली हैं, और सरकार ने एक बार ये भी क्लियर किया था कि लंबे वक्त तक अभी वैकेंसीज नहीं निकलेंगी, क्योंकि हमें कुछ टीचर्स को रेगुलराइज करना है। वो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो अभी चल ही रहा है। उस रेगुलाइजेशन के प्रोसेस के कारण अब ये सवाल इनका बिल्कुल सही है
कि अगर टीचर और मास्टर लेक्चरर की वैकेंसी रिक्रूटमेंट होनी ही नहीं है तो फिर बीएड आप किसको करा रहे हैं, एमएड आप किसको करा रहे हैं। फिर बीएड और एमएड को नए बच्चों पर मैंडेटरी ना करें, तब तक कम से कम मैंडेटरी ना करें जब तक आपके पास वैकेंसीज ना हो। लेकिन अब वहीं पर सवाल दूसरा ये भी है कि जो उसके अलावा कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके लिए क्या मैंडेटरी किया हुआ, आपने पीएचडी मैंडेटरी किया हुआ है, लेकिन टीचर लेक्चरर मास्टर के लिए आपने बीएड मैंडेटरी रखा हुआ। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर सरकार के पास वैकेंसीज नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर सरकार और प्रमोशन, और जहां तक आपने एक सवाल पूछा कि प्रमोशन जो हो रही है, जो रिटायरमेंट हो रही है, तो आपको ये समझना होगा कि सरकार ने जो आंकड़े बनाए थे वो इसी बुनियाद पर बनाए थे कि प्रमोशन और जो साथ में रिटायरमेंट होगी उसके बाद जो वैकेंसीज हमारे पास बचेंगी उसमें हम कितने लोगों को और एडजस्ट करेंगे। तो साफ तौर पर ये सरकार ने अपना कोई गणित बिठाया है, मगर सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार, अगर आपने टीचर, मास्टर और लेक्चरर की रिक्रूटमेंट नहीं करनी तो फिर बीएड मैंडेटरी क्यों। और उसके अलावा दूसरी चीज ये कि स्कूलों को जो एक्सपेक्टेशन है सरकारी स्कूलों से, उस पर आज भी सरकारी स्कूल खरे नहीं उतर पा रहे।